हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले हम टेलीमेडिसिन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टेलीमेडिसिन एक सर्विस है और इस सर्विस के थ्रू टेलीकॉम और वर्चुअल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है ताकि हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जा सके, जो हमारी एक ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसके बाहर। मतलब जैसे अभी हम हेल्थ केयर सर्विसेज कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसमें हॉस्पिटल नहीं जाना आपको, आपका जो एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, उसके थ्रू ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। देखो, जो टेलीमेडिसिन जो सर्विसेज है वो इंडिया जैसे देशों में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इंडिया जैसे देशों में डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है वो काफी लो है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रखता है इंडिया में। WHO की गाइडलाइन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है कि 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, और ये रेशियो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, तो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस टेलीमेडिसिन के बारे में? कोविड-19, आप सबको अच्छे से पता होगा कि पिछला 2020 जो ईयर है वो रेगुलर लोगों का लॉकडाउन में गुजरा है। अब इस कोविड-19 की वजह से जो लोगों की मतलब जो नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए थी वो सब नहीं मिल गई। लोग खुद ही अपने घर से नहीं निकले। एक तो लॉकडाउन लगा हुआ था, दूसरा उनको एक फियर था कि ट्रांसमिशन ना हो जाए। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लोग इमरजेंसी केयर के लिए घर से बाहर निकले। जो नॉन इमरजेंसी केयर है उन सबको, उन सारी डिमांड्स को डाउन कर दिया गया, लोगों के द्वारा अवॉइड कर दिया गया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था जुलाई 2020 में। इसमें 105 कंट्रीज को शामिल किया गया था, और इसमें देखा गया, जब सर्वे के रिजल्ट सामने आए तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल, चाइल्ड केयर सर्विसेज, ये सारी जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी। जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें से जो 45% कंट्रीज हैं उनमें से 75% से ज्यादा सर्विसेज अफेक्ट हुई थी। और अगर कंपैरिजन किया जाए हाई इनकम कंट्रीज से, तो हाई इनकम कंट्रीज में ओनली 4% सर्विसेज अफेक्ट हुई थी। कारण क्या समझ सकते हो? इनकम अच्छी थी कंट्रीज की, तो इसकी वजह से सुविधाएं वहां पर अच्छी होंगी। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की यहाँ पर डाटा दिए गए हैं कि 60% से ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर कम से कम पार्शियली डिसरप्टेड हुई थी। इंडिया की अगर बात की जाए कोविड-19 की वजह से, तो इंडिया में भी अप्रैल से दिसंबर का डाटा सामने आया है 2020 का, और इसको कंपैरिजन किया जाए सेम पीरियड 2019 में, मतलब अप्रैल दिसंबर 2019 का डाटा का कंपैरिजन किया गया है 2020 से, तो टीबी के जो केसेज हैं उनमें 50% तक कमी आई है। देखो, कमी आने का ये कारण नहीं है कि लोग टीबी से अफेक्टेड नहीं हो रहे। अरे, लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। लोगों को डर था कि टीबी से मरे ना मरे, कोविड-19 की वजह से जरूर मर जाएंगे, इसलिए लोगों ने जो भी जरूरी सुविधाएं थी उन सबको क्या किया? अवॉइड किया। इसके अलावा एंटीनेटल केयर जो विजिट है उसमें भी 56% तक की कमी आई है 2020 के फर्स्ट हाफ में। इसके अलावा लोग जो रूटीन फॉलो अप के लिए जाते थे उनको लोगों ने बंद कर दिया। ब्लड शुगर जो कंट्रोल के लिए, मतलब डायबिटिक जो पेशेंट थे वो रिस्क के ऊपर खेलते रहे लेकिन घर से बाहर नहीं निकले। इसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन की जिन लोगों को जरूरत थी उनके चांसेज और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि जो उनका रेगुलर चेकअप होता था जब वो अफेक्ट हुआ तो उनकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन के जो चांसेज हैं वो काफी बढ़ गए। तो देखो, ये कोविड-19 की वजह से ना सिर्फ वर्ल्ड बल्कि इंडिया बुरी तरह से, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हुआ था। जो इमरजेंसी केयर सुविधाएं हैं वो भी इफेक्ट हुई थी, नॉन इमरजेंसी केयर सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, वो भी इफेक्ट हुई थी। कैंसर केयर भी, मैनी कंट्रीज में कैंसर केयर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, क्योंकि ना तो डायग्नोसिस हो पाया, ना उनका ट्रीटमेंट हो पाया, जो और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनका भी। ठीक है, तो ये तो बताया गया है कारण क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए टेलीमेडिसिन उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। देखो, ये सारे जो डाटा है ना वो लगभग अर्बन एरिया के हैं।
अब आप सपोज करो कि रूरल एरिया के डाटा अगर सामने आए तो आप विश्वास नहीं करोगे कि कितनी बुरी तरह से जो हमारी हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफी प्रभावित हुआ था। क्योंकि अर्बन एरिया में तो क्या होता है कि लोगों के पास में हॉस्पिटल की सुविधाएं उनके बहुत नजदीकी होती है, बहुत सारी सुविधाएं उनको अपने ही सिटी में मिल जाती है। रूरल एरिया के लोगों को तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधाएं उठानी पड़ रही थी, मतलब एक जगह से दूसरी वजह जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी चाहिए थी। और लॉकडाउन की वजह से वो सब कुछ बंद था, कोविड-19 का खतरा वैसे बना हुआ था। मतलब गांव की, रूरल एरियाज की तो और भी ज्यादा बुरी हालत है। और जो स्पेशलिस्ट है रूरल एरियाज में, उनकी तो वैसे और भी ज्यादा कमी है। देखो, ना तो हॉस्पिटल है गांव के एरिया में, हॉस्पिटल नहीं है तो बाहर जाएंगे, और अगर हॉस्पिटल है गांव के एरिया में तो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। तो जो नॉर्मल इमरजेंसी केयर के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब सिटी वाले एरिया में जाना पड़ेगा। तो पहले तो डर बीमारी की वजह से, दूसरा डर ट्रांसपोर्ट की सुविधा को लेकर के वो शहर जाएंगे और वहां पर कोविड-19 का और भी ज्यादा खतरा, मतलब रूरल एरियाज में तो और भी ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट गिरा है। अब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब टेलीमेडिसिन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसकी वजह से हम फायदा उठा सकते हैं। लोगों का जो हेल्थ फॉर ऑल हमारा मोटिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ई संजीवनी एक ऐप डाउनलोड किया है, ऐप इंस्टॉल किया है। ये जो ई संजीवनी जो है ऐप है, इसके थ्रू, ये जो ई संजीवनी ऐप प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइडर टू पेशेंट इंटरेक्शन भी करवाता है और प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर इंटरेक्शन भी करवाता है। मतलब डॉक्टर पेशेंट से भी बात कर सकेंगे यहाँ पर, और डॉक्टर आपस में भी बात कर सकेंगे। पेशेंट क्या करेंगे, रूरल एरियाज में जो स्मार्टफोन इक्विप्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, वहां पर जाएंगे। वहां पर जाकर के वो इसकी क्या उठाएंगे, इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, और इसमें हेल्प करेंगे प्राइवेट प्रोवाइडर्स और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस वर्चुअल एक्सेस को ज्यादा जो अंडर सर्व्ड जो पॉपुलेशन है वहां तक इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। गवर्नमेंट भी मतलब टेलीमेडिसिन की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसी तरीके का पेंडेमिक फिर से रिपीट हो। अब क्या होगा, ये गांवों वालों की बात हो गई। दूसरी एक सर्विस है रिमोट शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, इनका भी यूज किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, एक डॉक्टर होगा और उस डॉक्टर के पास में एक ही समय एक से ज्यादा पेशेंट, मतलब बहुत सारे मरीज हैं, एक मरीज राजस्थान से है, एक मरीज हरियाणा से है, एक मरीज साउथ में तमिलनाडु से है, और सभी को डायबिटीज की परेशानी है। डॉक्टर बैठा हुआ है दिल्ली में इन सारे जो मरीज है, जब उनकी कॉमन समस्या है तो उनको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, वर्चुअल उनकी मीटिंग ली जाएगी, और उस मीटिंग में डॉक्टर पहले तो सभी को कॉमन जो उस बीमारी की, उस डिजीज के लिए जो कॉमन केयर करनी है वो सभी को नॉर्मल तरीके से क्या करेगा, सबको बताएगा। सारे पेशेंट एक साथ सुनेंगे। और रिमोट शेयर्ड मेडिकल जो अपॉइंटमेंट है, फिर वो एक एक पेशेंट को, मतलब बीमारी भी होती है लेकिन उस बीमारी में भी कुछ लो लेवल की डिजीज, मान लो डायबिटिक है, अब किसी को बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को बहुत ज्यादा हाई लेवल है, पहले तो नॉर्मल गाइडलाइन सबको देगा डॉक्टर, उसके बाद में क्या होगा कि वो एक एक पेशेंट को स्पेसिफिक बात करेगा। अब इसमें क्या है, इस रिमोट शेयर्ड जो मेडिकल अपॉइंटमेंट है, इसमें जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ज्यादा टाइम दे पाएगा, क्योंकि पहले तो एक समान सबको देखेगा, फिर जब हर मरीज को देखेगा तो सारे जो मरीज हैं वो डॉक्टर उनको जो जो गाइडलाइंस देगा, जो जो उनको नॉर्म्स बताएगा, उनको वो सारे देख सकेंगे। मतलब पीयर टू पीयर लर्निंग के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये जो नया ऐप है, एप्लीकेशन है उसमें। अब देखो इससे क्या होगा, जो मरीज हैं उनकी अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट होगी, मतलब बीमारी कैसे सोल्व की जा सकती है, बीमारी कैसे रोका जा सकता है, कैसे कर्ब हो सकती है। जिस पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल डायबिटिक है उसको पता चलेगा कि अगर उसने ये सब कुछ अवॉइड की, डायबिटिक होते हुए भी अवॉइड किए, तो उसको भी सीवियर डायबिटिक हो सकता है, जब वो एक साथ सेम इसी तरीके के पेशेंट के साथ में, डॉक्टर के साथ में रूबरू होगा। इस वर्चुअल मीटिंग के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ फायदे होंगे। अब क्या होगा,
देखो, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस की है ना, इन टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं। किस में यूज कर सकते हैं? वर्तमान में हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने के लिए इस चीज का यूज कर सकते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखो, वैसे तो जब हम कॉल करते हैं तो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इसका काम कर रही है कि जब भी आपका नंबर आए तब आपको वैक्सीनेशन करवाना है। लेकिन जब डॉक्टर सामने से, वर्चुअल मीटिंग भले ही हो, लेकिन डॉक्टर जब सामने से इसके प्रॉफिट बताएगा तो लोग जो है उसको ज्यादा अच्छे से इसको मानेंगे। ठीक है, देखो सेम इसी तरीके की ये जो शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट है वो यूएस में तो पिछले 20 साल से इसको सक्सेसफुली यूज किया जा रहा है। अब देखो, इंडिया में टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि इंडिया में जो नेट डाटा है, मतलब हमें जो नेट का जो डाटा मिलता है वो काफ़ी सस्ता है, तो उसका यूज़ करना चाहिए। उसका यूज हम कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ जो इमरजेंसी सेक्टर है उसमें लोगों को हेल्थ फैसिलिटी केयर प्रोवाइड करवाने में, और इसका काफ़ी अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो ये हमने टेलीमेडिसिन के बारे में देखा, टेलीमेडिसिन को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको देखा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम कैसे प्रॉफिट करवा सकते हैं उसको देखा, और लोग इंडिया में स्पेशली जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। ओके, थैंक यू।